मैं अर्चना शर्मा आज पुनः प्रस्तुत हूँ मेरे पापा स्वर्गीय श्री बद्री सिंह भाटिया के जन्म दिवस के अवसर पर उनके कहानी संग्रह यातना शिविर से विश्व वृक्ष कहानी लेकर। नेकचंद पिताजी के पास बैठा अपने लंबे दौरे का वृतांत सुना रहा था। पिताजी भी इस बीच गांव में घटी छोटी बड़ी घटनाओं का विवरण दे रहे थे। उनकी बातों के बीच सांझ ढलने ही वाली थी। बाहर नेकचंद की पत्नी उल्टियां कर रही थी। पिता बोले कि बहू कुछ दिनों से उल्टियां करने लगी है, सुस्त भी रहने लगी है। यूं ठीक है, कल ही सब सेंटर की नर्स भी देख गई है उसे। उसका माथा ठनका, कहीं गैस की बीमारी तो नहीं लग गई। गांव में ये लोग खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखते। वो उठा और बाहर निकला। पिता के शब्द उसके कानों में पड़े। घबराने की कोई बात नहीं है, तू तो यूं ही डर जाता है, होता ही है, कोई नई बात थोड़ी है। यह शुभ संकेत है। आंगन के कोने में कपड़े धोने के पत्थर पर बैठी पत्नी उल्टियां कर रही थी, सूखी उल्टियां। वह उसके समीप पूछने गया। देखा, पेट से घनी लार के अलावा कुछ नहीं निकल रहा। ये देखकर वह चौंका। उसने फिर सोचा, सारा दिन काम किया है, क्या पता खेत में पानी पिया भी कि नहीं, तो गैस तो असर करेगी ही, ऐसे में हो जाती है। उसने पत्नी का गर्म माथा अपनी हथेली से दबाते हुए कहा, पूरी गैस निकल जाने दे, सब ठीक हो जाएगा, ठंडा पानी भी पी लेना। वह कुछ नहीं बोली तो नेकचंद ने ही पूछा, कब से है यह? 8-10 दिन हो गए, कष्ट से कराते हुए पत्नी ने जवाब दिया। तुम लोग हर कुछ खाते रहते हो, तब होता है यह। सुबह कंपाउंडर को दिखा लेना, अभी गुड़ और अजवाइन ले और ठंडा पानी पी खूब। उसने पत्नी को समझाया। पत्नी ने कुल्ला किया और थकी सी उठ गई। पति की बात का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सोचकर कि फिर कभी बता देगी, इस बार नहीं तो अगली बार। पेट पर हाथ रखवाकर पहले की तरह तब खूब हंसेगा। उल्टी की बीमारी का पता, बुद्धू। वह मन ही मन हंसती। शरीर में टूटन रहते भी वह रसोई में गई। राख में दबा अंगार हुआ गोइठू निकालकर खाली चूल्हे में चूर दिया। थोड़ा चूरा आग पर डाल दिया और चूल्हा सुलगने लगा। पानी गर्म करने को डोल रख दिया और खाली बाल्टी लेकर नल पर चली गई। उधर पानी भरता रहा, इधर वो फिर सोचने लगी, कैसे शुरू करेगी? 3 बच्चों के बाद चौथे की तैयारी। नाराज होगा, तीसरा भी नहीं चाहता था, पर उसकी अपनी जिद थी। फिर सास को मना लिया था उसने, पर तब तो सास उसकी तरफ थी। उसे भी मरे 2 साल हो गए। बेचारी छोटे को खाना खिलाती खिलाती चल बसी। उसने सोच को झटका दिया। इस बीच नीचे वाली ने आवाज दी, क्या बन रहा है आज? तो बालम जी आए हैं। हंस दी वह। चूल्हे में जरा सी फूंक मारने पर आग जल उठी। उसने 2 लकड़ियां और लगाई और डोल पीछे करके चाय के लिए पतीले में पानी रख दिया। नीचे कमरे में बाप बेटा बतिया रहे थे। उनकी बातचीत की गुनगुनाहट रसोई में भी सुनाई दे रही थी। वह बुदबुदाई, पिताजी हर बात चबा चबा कर करते हैं, न जाने बातों ही बातों में क्या सिखा देते हैं। कई बार उनके कहे के परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं। उसे पिताजी का इस प्रकार से विवरण देना पसंद नहीं। पति के कान का कच्चा होने पर उसका मन कड़वाहट से भर गया। यूं दिल का माड़ा नहीं है, उसने सोचा। बहुत चाहता है उसे। दूर प्रदेश में भी उसका ख्याल रखता है। जब भी नई जगह टूर पर जाता है, कुछ न कुछ ले आता है उसके लिए। कोई कमी नहीं है उसे। वह मन ही मन पुलकित हो गई। एक मीठी सी सिरहन दौड़ती महसूस हुई रोम रोम में। एकाएक पेट में पल रहे जीव का ख्याल आया। घर उसने गिराने को कहा तब, पर क्यों कहेगा? इतनी जगह जमीन है, गुजारा तो चलेगा ही। फिर सुरमे को क्या खो जाना, नकरमे को क्या बाना जाना। पर हो सकता है लड़की ही हो, तब 2 लड़के 2 लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी, तब क्या है? इतने दिनों को आए हैं, आज ही कह दूंगी। चाय बन गई थी। चाय के गिलास ससुर और पति को पकड़ाकर वो मवेशी खाने में चली गई। उसका दिल धड़क रहा था। पति पूछेगा उससे, क्या पता पिताजी ने क्या क्या लगाया है उसके पास। बीमारी के बारे में और उपचार के बारे में तो कहेगा ही। अगर न पूछे तो ज्यादा अच्छा। जब बच्चे का जन्म होगा तो कह देगी, इस बार समय से पहले ही हो गया। यूं खामख्वाह हत्या नहीं करानी उसे। सुना है जो गर्भपात कराती हैं वो अगले जन्म में चुड़ैल बनती हैं। वह तरनी पर मुश्किल आती है और बड़ी बुरी सजा मिलती है। उसे अगले जन्म में सुना है धर्मराज तक जाने ही नहीं दिया जाता। बीच में सिंगों वाले दूत
वह अपनी निरर्थक सोच से सिहर उठी। ये गैस वाला बहाना ठीक है, पूछेगा तो कहेगी, न पूछेगा तो न सही, आज तो यूं ही टल जाएगा। पर पेट में उठ रहे मरोड़ ने उसे फिर परेशान कर दिया। उसका सारा बेचारा हुआ पीछे छूट गया और मरोड़ गले तक आ गया। वह गुसल खाने की दहलीज पर बैठकर लगी उल्टियां करने। नेकचंद अपने कमरे में रेडियो सुन रहा था। उसे उल्टी आने की आवाज सुनाई दी तो वह रसोई तक आ गया। पत्नी को देखा, उसे नमक डालकर पानी पीने को देते हुए बोला, ले पी ले, सारी गैस ठीक हो जाएगी। मुए तुम लोग खाना ठीक नहीं खाते, तब होता है ऐसा। उसने गिलास लिया और गटक कर पी गई। उससे जी संभल गया थोड़ा। वह उठकर रसोई का बाकी काम निपटाने लगी। न जाने इस बार मन में डर क्यों उठ रहा था। पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। इस बीच नेकचंद ने कहा, तू रहने दे, चल लेट जा, मैं कर देता हूँ बाकी काम। पर उसने मना किया। आज ही तो आया है, कैसे कराए घर का काम। छोटे ने जिद की कि वह पिताजी के पास सोएगा, सो उसे उसने अपनी एक और सुला दिया। पत्नी घर का काम खत्म कर आई और अपने बिस्तर पर बैठकर अधूरे स्वेटर को पूरा करने लगी। पत्नी को स्वेटर बुनते देख नेकचंद को तरस हो आया। घर की अकेली औरत के पास कातनाएं बुनने को केवल रात ही बचती है। उसने करवट बदली और बीड़ी सुलगाई। बीड़ी खत्म कर उसने पत्नी से कहा, भाई लाइट बंद कर और सो जा, मैं तो थक गया हूँ। वह उठी, पति की बगल से छोटे को उठाया और पास वाले कमरे में बड़की के पास छोड़ आई। फिर रोशनी बंद की और पति के बिस्तर पर आ गई। पति के पांव दबाते हुए उसने कहा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बोल रही थी ये गैस नहीं है। हाँ, पति ने अर्ध निद्रा की अवस्था में कहा। हाँ, उल्लासित थी उसने पति की टांगों में जरा सी चिकौटी काटी कि पति सब समझ गया। क्या कहा? पति ने उसे पास खींचकर पूछा, ये कि इस बार दिन चढ़ गए। क्या कहा? वो चौंका और उठकर चारपाई पर बैठ गया, मानो किसी चीज ने काटा हो। बौखलाया सा बेड स्विच टटोलने लगा। बड़ी मुश्किल से मिला। लाइट ऑन की। रोशनी में उसने पत्नी से पूछा, अब बोल। पति का चेहरा देखकर वह घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी, ऐसी क्या बात हो गई। पहले तो खुश होता था, तीसरी की बारी कुछ न अनुच की थी, कहीं ये नाराज तो नहीं। पर अभी क्या, जैसा चाहेगा कर लेगा। पर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चुप रही। पति सेवा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। पैर दबाते हाथ वहीं ठहर गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। नेकचंद ने पूछा, बोल, क्या बोल रही थी। वह चुप। बार बार प्रश्न से वह और भी ज्यादा डर गई। पहले के दिन याद हुआ है उसे, जरा सी गलती पर ऐसे ही पूछता था, फिर हाथ पांव जैसे भी आए उसकी हालत खराब कर देता था। पर नौकरी के बाद इसने हाथ नहीं उठाया। मामूली डांट डपट तो चलती रहती है, जरा से रूठने पर जल्दी ही हार जाता है। पर ऐसा क्रोध क्या कारण हो सकता है। चौथे पर ही, तीसरे पर भी वह अस्पताल ले गया था। डॉक्टर ने ऐसी स्थिति में गर्भपात के लिए मना किया था। उसके बाद ही सलाह दी थी कि अब उसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अपनी नसबंदी कराए, चाहे पत्नी की नलबंदी। पर इसमें उसका क्या दोष। दिन चढ़ गए तो चढ़ गए, फिर क्या पता इस बार लड़की ही हो जाए। एक जोड़ी लड़का, एक जोड़ी लड़की। रत्नी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कह तो दिया। उसने जानू पर ठुड्डी रखे हल्की सी आवाज में कहा, कैसे। वह घलाट में उसने पूछा, भूल गई कि क्या कहना है। वह अपने भीतर के द्वंद से जूझ रहा था। जरा सा हंसकर रत्नी ने कहा, जानते तो हो, दोबारा पूछना चाहते हो। हाँ, मगर क्यों। मैं वो अपने भीतर का सच कहना चाहता था, मगर कुछ सोचकर चुप हो गया। पत्नी का चेहरा सहमा हुआ अवश्य था, पर ऐसी अपराध की भावना क्या डर वहां नहीं था। पर भीतर उठे उफान को कैसे शांत करे, वो अपने को संयत करने लगा। पत्नी ने पांव दबाए, पर उसकी दाब में अब सुख नहीं, कष्ट होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, गांव आया ही क्यों। क्या ऐसी अनहोनी सुनने। छोटे के जन्म के बाद ही तो करा दी थी उसने नसबंदी। ऑपरेशन के बाद उसने डॉक्टर की सलाह पर अपना चेक टेस्ट करवाया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा था, तुम्हारा ऑपरेशन सफल है, अब तुम फ्री हो। फिर मुस्कुराकर चिकौटी ली थी, कैपेसिटी बढ़ेगी तुम्हारी। भाई तुम हमारे दोस्त के पियन हो। हाँ, अब तुम जा सकते हो। फिर ये कैसे हो गया। नहीं, कहीं कोई गलती है। अस्पतालों में सुना है कई बार रिपोर्ट बदल जाती है। फिर उसे एक अस्पताल का अश्लील सा चुटकुला याद हुआ आया, पर मन में जो गांठ पड़ गई थी वो ढीली नहीं हुई। फिर उसने मन ही मन कंपाउंडर से पूछने का निर्णय लिया और टूटे मन से लेट गया। हाथ पीछे कर बत्ती बंद कर दी। उसकी पत्नी भी चिंतित मन के साथ ही लेट गई। जाने
क्या पूछे, मन ही मन का महीनों घर नहीं आता। और नेकचंद साथ लेती पत्नी को न दुत्कार पा रहा था न अंगीकार कर पा रहा था। इतने दिनों बाद गांव आने की चाह पानी की घड़े की तरह टूटकर बिखर सी गई और वो देख रहा था ठिकरियां। उसे ख्याल आया, किसी निर्णय पर जाने से पहले एक बार फिर टेस्ट करवा लेना चाहिए। सुना है कई बार नस फिर जुड़ जाती है। कहते हैं कि कुछ डॉक्टर नस काटने की बजाय नली के बीच धागा बांध देते हैं या नली के दो कटे सिरों को बांधकर यूं ही छोड़ देते हैं, ठीक से सील नहीं करते। कहीं उसके साथ भी यही तो नहीं हुआ। अपने मन की टूटी ग्रंथियों को फिर से जोड़ने के प्रयास में भी वो बार बार टूटता रहा। पर टेस्ट के लिए डॉक्टर कारण पूछेगा, सारा भेद खुल जाएगा, बेइज्जती भी होगी। सोचता रहा वो, अंधेरे में तलाशता रहा रोशनी की कोई किरण। अंततः उसे प्रकाश का ख्याल आया, वही कुछ सहयोग करेगा। प्रकाश ने बड़े इत्मीनान के साथ नेकचंद की बात सुनी। उसे समझाया कि वो खामख्वाह शक में न पड़े, ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, भाभी ऐसी वैसी नहीं है, फिजूल में चेकअप कराने से क्या लाभ। फिर इसके लिए डॉक्टर लोग दोनों को बुलाना चाहेंगे, अलग अलग पूछेंगे, तभी अपना निर्णय देंगे। पर नेकचंद को प्रकाश के शब्द सांत्वना न दे सके। प्रकाश ने फिर समझाया, मगर उसने कह ही दी मन की बात। यार, तुम मेरा दोस्त है, मुझे याद आ रहा है पिताजी ने इशारों में कुछ कहा था, घर के चलन की ही कुछ बात और दूर की नौकरी से ड्यूटी हटाने की बात। तब मैंने कतई नहीं सोचा कि 3 बच्चों की माँ। पर भाई, अब मेरा असमंजस किसी तरह दूर कर दो। ज्यादा जोर देने पर प्रकाश ने उसे एक कनिष्ठ चिकित्सक को दिखाया और टेस्ट करवा दिया। सैंपल प्रयोगशाला में देकर वह दफ्तर आ गया। टेस्ट करवाने के बाद नेकचंद को 1 महीने के लिए दफ्तर से टूर पर जाना पड़ा। टूर से वापस लौटने पर वह प्रकाश के घर गया। प्रकाश ने उसे बताया कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा सेल नहीं है जो ऑपरेशन फेल होने की पुष्टि करते हो। तब ये बच्चा कैसे हो सकता है, ये तो तुम जानो। मैं कहता था ना कि शक में मत पड़ो। कि रिपोर्ट भी तब एक और सैंपल करवा दो यार, सुना है वे सेल दिखा देते हैं। ना, तुम फिजूल में यार, उससे पूछो क्या बात है, ज्यादा जरूरत पड़ी तब करवा दूंगा। तुम लेट हो रहे हो, यदि बच्चा नहीं चाहिए तो सफाई करवा दो। कैसे हुआ होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि नस थोड़ी देर को खुली और फिर ब्लॉक हो गई हो। उसने एक मूर्ख की तरह प्रश्न किया। प्रकाश को हंसी आ गई। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। नेकचंद के भीतर गुस्से और असमंजस का ज्वार उमड़ रहा था। उसकी आंखों के आगे सारी बिरादरी घूम रही थी और मन में लिया खतरनाक निर्णय स्थगित करना पड़ा। वो सीधा अपने क्वार्टर आया। मन टूट गया था। बिस्तर पर पड़ा न जाने पत्नी के बारे में कितने कोणों से सोचने लगा। हर समीकरण में उसे उत्तर घटा हुआ मिलता। शनिवार और इतवार की छुट्टी थी। नेकचंद इन 2 दिनों में गांव जाना चाहता था। साहब से छुट्टी की बात की, छुट्टी मंजूर हो गई। उसी दिन वह रात की बस से चला और प्रातः पहुंच गया। दिन उसने कश्मकश में बिताया। पिताजी से भी बात करने का मन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा भी, नेकचंद बच्चा, तू कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, क्या बात है। परंतु उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। पत्नी भी उसके चेहरे की भंगिमा भांप चुकी थी। वह डर रही थी, अपनी उल्टियों की स्थिति को कोस रही थी। रात को उसने पत्नी से कुरेद कुरेद कर पूछा, धमका धमका कर, किसका है ये बच्चा, कौन आता है तेरे पास, तू उल्टा हो गई है। पत्नी हक्की बक्की पहले सुनती रही और फिर सोचकर बोल पड़ी, पता नहीं क्या अनशन बोल रहे हो, शर्म नहीं आती बेहुदा लांछन लगाते, पी तो नहीं रखी है। उस दिन उल्टियां गैस से ही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। रत्नी, वो दांत पीसता घुर्राया। क्रोध ने उसे विवेकहीन कर दिया था। उसने अपने शरीर पर से कपड़े उतारे और नंगा हो गया। तू झूठ बोल रही है, ये देख, तू भी देखे टांगे, 3 साल पहले ऑपरेशन करवा चुका हूँ। तू बोलती है कि मैं अनशन बोल रहा हूँ कि गैस की उल्टियां थी। नहीं, गैस की उल्टियां ऐसी नहीं होती, तू गर्भ से है इसीलिए। और ये दिखाऊं मेडिकल की रिपोर्ट, फिर तू बोलती है। रत्ती मानो आसमान से गिरी हो। उसे सारा कमरा घूमता हुआ नजर आया। शरीर ठंड से कांपने लगा, मानो घड़ों पानी उस पर गिरा दिया। और ये जो सामने नंगा आदमी है, ये पति की नगनता नहीं, बल्कि वो स्वयं खड़ी है। सारा गांव उसे देख रहा है। वो उसी तरह उकड़ों घुटनों पर ठुड्डी टिकाए सुबकती रही। काश ये धरती कहीं फट जाती तो उसी में समा जाती। नेकचंद ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारे, पर वो चुप रही। बहते आंसू न जाने कहां सूख गए। जब उसने उसे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकालना चाहा, तो सख्ती से इतना ही बोली, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। उससे नेकचंद और भड़का।
उसने उसे बालों से खींचकर फर्श पर पटक दिया। तो ये मेडिकल रिपोर्ट? रत्नी के भीतर भारी दर्द उठा। वो रोना चाहती थी, पर डर। साथ के कमरे में अध सोए बच्चों का, आस पड़ोस और पूरे समाज का, मैं कल तेरे को भी ले चलूंगा अस्पताल, फिर बताना, कहते हुए नेकचंद ने 2 लातें और जमा दी। पर गनीमत रही कि नेकचंद का कोई वार पेट पर नहीं पड़ा। अंततः वो बड़बड़ाता हुआ बिस्तर पर आ गया। रत्नी के मायके वालों को देर तक गालियां देता रहा। रत्नी देर तक जमीन पर पड़ी रही। शरीफ सा आदमी एकदम बदल गया। इसका वहम अब मिटे नहीं मिटेगा। यहाँ रहना ठीक नहीं, कहीं भाग जाना चाहिए। पर जाए कहाँ? मायके? वहां भी तो आत्महत्या की जाए। नहीं, मरने की हिम्मत उसमें नहीं है। उसके 3 बच्चे हैं, ये तो दूसरी ले आएगा। इनका क्या होगा? सौतन थोड़े ही पालेंगे। तब मायके चली जाए कुछ दिनों के लिए। तूफान उतर जाएगा तो आ जाएगी। ये आदमी बुरा नहीं है, मान जाएगा। मायके का ख्याल आते ही कुछ दृश्य सामने आए। बूढ़े माता पिता, बड़े भाई भावजी। इसी सोच में एक चेहरा उभरा, नरेश। नरेश का चित्र सामने आते ही उसके मुंह से हल्की सी आह की आवाज निकली और एकदम हाथ मुंह पर चला गया। एक बार फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये बात कोई 3-4 महीने पहले की है। रत्नी मायके गई थी। एक सुबह नरेश उसे पनिहार पर मिला था। उसका दिल धक से रह गया था। इतने वर्षों बाद देखा इसे, नरेश के साथ वो शादी से पहले, और एक बारी सारा विगत उसके सामने आ गया। वे बचपन और फिर अल्लड़ उम्र के वे दिन, धान के खेतों के मेड़ों पर चलते पांव, कनक के खेतों में चरान में वे गांव के किशोरों से अलग होकर मिलते और फिर मिल बैठकर कुड़कते मक्की, मूढ़ी के दाने, फिर रुमाल और अंगूठियों की अदला बदली। एक दिन पता चला नरेश भर्ती हो गया है फौज में। उसी बीच रत्नी को यह पता चला कि उसके पिताजी ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। 16-17 की होगी जब एक सरकारी नौकर के साथ ब्याह दी गई रत्नी। नरेश को निकट देखकर वो मुस्कुरा दी। एक नजर उसकी ओर दी और टोकनी मांझते हाथ जैसे रुक गए। ढील डॉल तो पहले भी था, अब वो और भी खूब हो आया है। रत्नी, तू कब आई? कल। और तू कब आया? वर्षों बाद अचानक मुलाकात से रत्नी भी गदगद थी। अब तो पक्का आ गया, उसने अपने बीते दिनों की बात कह दी रत्नी से। भर्ती होने के बाद उसका ब्याह और पता और गांव की जानकारी का सारा जिक्र। फौज में भी वो उसे नहीं भूला था। फिर ये कहकर चलता बना कि वो उससे मिलने उसके घर पर आएगा। रत्नी भी पानी भरकर चल दी। अगले दिन नरेश रत्नी के घर उससे मिलने पहुंचा और उसके आगे उसने प्रस्ताव रखा, अपने पुराने दिनों की याद का। रत्नी घबरा गई। क्या बोल रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? अब इतने बरसों बाद? वो बोली, नरेश भूल जा ये सब। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अच्छा लगता है क्या? फिर तू भी तो शर्म कर अब। रत्नी, तू जान, मेरा हक मार लिया उसने, पर देख ले आखिरी बार। रत्नी ने नरेश के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा और वह अगले दिन अपने ससुराल वापस लौट गई। नरेश घायल बाघ की तरह छटपटाता रहा और रत्नी को लांछित कर उसके परिवार को तहस नहस करने के तरीके सोचने लगा। कहते हैं अंतिम माघ और घायल बाघ बहुत खतरनाक होते हैं। नरेश की भी वैसी ही स्थिति थी। अब वह बदले के पूरे मूड में था। एक दिन रत्नी के गांव आकर धमक गया। उसके ससुर से मीठी बातें कर उनका मन मोह लिया। रात वहीं बिताने के लिए भी रुक गया। रत्नी उसकी उपस्थिति से बचती रही, पर क्या करती? घर की अकेली। ससुर को बताती भी तो क्या। रात को पहुने का बिस्तर उसने बड़की के कमरे में लगवा दिया और बड़की को अपने कमरे में सुला दिया। पर सुबह मुंह अंधेरे जब वो मवेशी का काम करने उठी और रसोई की ओर पौड़े पर से आ रही थी, तो नरेश ने उसे अपने कमरे की ओर खींच लिया। उसने विरोध किया, पर भेड़िए की गिरफ्त जो कम नहीं हुई सो नहीं हुई। इस घटना के बाद रत्नी घबराई सी रहने लगी। उसे हर समय चिंता रहती, एक दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर ही रहेगी। अपने दिन चढ़ने पर उसने सारी प्रक्रिया को सामान्य तौर पर कर लिया। सोचा पूछेगा तो कह देगी कि उसकी असावधानी से ठहर गया। उसे क्या पता था कि पति ने ऑपरेशन करवा लिया है। कभी उसने इसकी चर्चा भी तो नहीं की घर में। जमीन पर पड़े पड़े उसने चाहा कि उठे और कहे सारी बात, पर उठी और सामने की चारपाई पर लंबी सिसकारी भरकर लेट गई। नेकचंद मन पर पत्थर रखकर रत्नी को अस्पताल ले गया। लेडी डॉक्टर ने कहा, भाई नेकचंद, तुम इस बार भी लेट हो गए। ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऐसे में खतरा ज्यादा होता है। पर ऐसा करना, अब डिलीवरी अस्पताल में करवाना और नलबंदी करवा लेना।
पता नहीं तुम गांव वाले क्यों नहीं समझते। वो डॉक्टर को बताना चाहता था कि ऑपरेशन तो स्वयं उसने करा लिया है। इसके पेट में मेरा नहीं किसी और का बच्चा है। सो इसे तो गिरा दो। यदि इसमें ये मर भी जाती है। सिहर गया वो सोचकर। नहीं, पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। और उसने रत्नी से कहा, चलो अब कहीं और देखते हैं। तूने कहीं का न रखा। क्या बोलेगा साहब और बिरादरी, क्या कहेगी। उल्टी छुरी से कटाया तूने नाक। जमीन का एक और वारिस पैदा कर दिया, वो भी अवैध। अब वह दूसरी तरह सोचने लगा, काश ये बच्चा मरा हुआ पैदा होता। कम से कम एक नाजायज हकदार तो नहीं आएगा घर। उसे फिर ख्याल आया, यह औरत तो उल्टा है। क्या पता पहले के बच्चे भी ऐसे ही हो। मैं तो टूर पर रहता था, पर पिताजी ने पहले कभी नहीं दिया ऐसा संकेत जैसा इस बार कहा। इतनी बार पत्नी से तलाक लेने का विचार उसके गले तक आता, पर नहीं के उत्तर के बाद गले में ही फंस कर रह जाता। वो नहीं करेगा जगह से, इसको ही सजा देगा। अंततः उसने रत्नी से पूछा, रत्नी, आज सोचता हूँ कि कहीं ये पहले के बच्चे भी तो कहीं ऐसे ही ना हो, और इतने के बाद भी तुम मेरे घर रहना चाहती है। रत्नी उसकी बात सुनकर सिहर गई। ये क्या कह दिया पति ने। कहे कि नहीं, बस यही गलत हुआ है। पर क्या ये अब मान जाएगा। इसका तो विश्वास ही टूट गया है। ये उसकी मजबूरी नहीं समझ सकेगा। इसलिए उसने पति के पैरों पे हाथ रखा। गलती हो गई, मेरी भी मजबूरी थी। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। पर जो ग्रहण लगना था सो लग गया। मैं यही मरना चाहती हूँ। तुम किसी दाई से कहकर इसे गिरा दो। अब मैं भी नहीं चाहती। पूरे दिनों के बाद रत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। डॉक्टरनी ने उसका ऑपरेशन भी कर दिया। नेकचंद सोचता रहा कि उसकी जायदाद का एक नाजायज हकदार उसके घर में आ गया है। कई बार उसका मन करता कि मिटा दे हस्ती इस हकदार की, किसी डॉक्टर से गोली लेकर या गला दबाकर। पर हर बार उसके ये विचार एक क्षण पहले बदल कर रह जाते। उसे लगता वो पागल हो जाएगा। वह नहीं चाहता कि उसके दो बच्चों का हक कोई तीसरा ले, जिससे उसका रत्ती भर भी नाता ना हो। वो रत्नी से पूछकर ही रहेगा उस कमीने का नाम, और पंचायत में लिखा आएगा लड़के के असली बाप का नाम। उसका वारिस मेरी संपत्ति का वारिस नहीं बन सकता। मानसिक यंत्रणाओं में घिरी रत्नी ने एक दिन रोते रोते बता ही दिया सब कुछ। बचपन से लेकर आज तक की एक एक घटना और अपनी विवशता। फिर नेकचंद के पैरों में सर रख दिया कि अब उसे रखे या छोड़ दे। मरना तो इसी घर में है। नेकचंद के मन में बात घर कर गई थी। बच्चे को नरेश के नाम लिखाना चाहिए। कचहरी में जरूरत पड़ेगी तो गवाही देगी ये। साला वो भी क्या याद रखेगा। पता चलेगा जब अपनी जमीन का हकदार खड़ा होगा। पर क्या ये हो सकेगा। कानूनी पेच वह नहीं जानता। दूसरे दिन वो पंचायत घर चला गया। उसने सचिव से जिक्र किया बच्चे के नाम का और रजिस्टर में नाम दर्ज करने का। सचिव बोला, तुम्हारे लड़के का नाम तो लंबरदार और मेंबर 6-7 दिन पहले लिखा गए हैं, तो 10 नाम और चढ़ गए हैं। नेकचंद ने धीरे धीरे अपने मन की बात सचिव से की। सचिव बोला, भाई नाम तो चढ़ गया है, काट पीट मैं करता नहीं। फिर कल पटवार में भी लोग कहेंगे ही, सो बड़ा कठिन है। वो निराश हो गया। एक आसरा था, सो भी गया। उसे लंबरदार और मेंबर पर क्रोध आया। क्यों कर गए वे ऐसा, उन्हें क्या पड़ी थी। बड़े आए मेरे खैर खा। और वह लौट आया। गोपनीय बात 2 कानों से कई कानों की हो गई। गांव से होती रत्नी के मायके तक पहुंची। वहां से 1-2 व्यक्तियों ने आकर नेकचंद को समझाया कि वो 1000 रुपया सचिव को दे, लंबरदार को और मेंबर को भी मिला ले साथ। करा दे खारजनामा। वे अपनी पंचायत में सचिव को मना लेंगे। उसने आशंका प्रकट की तो उन्होंने समझाया, ये हो जाता है, आजकल क्या नहीं होता। साला नरेश अपने को बड़ा समझता है। नेकचंद के मन में अनेक आशंकाएं उठती। सोचते सोचते सिर तवे की तरह गर्म होता। क्या करे क्या नहीं। जब लोगों की तरह तरह की बातों से उसका दिमाग खराब होने लगा, तो वो उठा और वकील के पास चला गया। वकील से बात की और अपने प्रमाण पत्र दिखाए। पत्नी की गवाही के बारे में भी बताया। वकील ने उसकी सारी व्यथा को धैर्य से सुना और कहा, देखो नेकचंद, जो हो गया सो हो गया। इस पर तलाक की बात तो बनती है, वो तो तुम नहीं चाहते। नरेश की बल्दियत का मामला नहीं बनता। कोशिश भी करेंगे तो बहुत लड़ना पड़ेगा। इससे उल्टी अपनी ही टांग नंगी होगी। जग हंसाई अलग। इसके लिए तुम्हें। वकील कुछ आगे कहता वो उठ गया। झपट्टा मारकर कागज उठाए और बाहर आ गया। अपने क्वार्टर की ओर तीव्रता से बढ़ा, मानो कहीं आग लगी है और बुझाने जा रहा है। क्वार्टर के पिछले मोड़ पर उसे एक परिचित मिला। हाथ मिलाने के बाद जब हालचाल पूछा तो वो अट्टहास कर बोला, क्या हाल, कानून तो चुप है।
मैं टुकड़े टुकड़े हो गया, मैं नंगा हो गया, मेरे आंगन में विष वृक्ष उगाया है। उसने मुठ्ठियां भींच ली और उस व्यक्ति का हाथ झटक कर तेजी से आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।